Assalamu alaikum, namaste, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल गिमी टीवी व्यूअर्स। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। और जनाबे वाली, आज आपको मैं लेके जा रही हूँ इंग्लैंड से बाहर, थोड़ा सा और दूर करके जरा, तो कहाँ वाला, कनाडा। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं मिसिसागा से, और आप अभी तक कनाडा के किसी गेस्ट से नहीं मिले थे, तो हमें एक बहुत अच्छी शख्सियत ने आज हमारा इस प्रोग्राम में साथ देंगी, जो कि एक नॉवेलिस्ट हैं, स्टोरी राइटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, टेलीविजन की एंकर भी हैं, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री के भी प्रोड्यूसर रही हैं। टोरंटो में बहुत सारे उन्होंने काम वहाँ पे भी किए हैं। आजकल वो मिसिसागा हैं, और आज हमारे साथ कनाडा की इवनिंग का टाइम है, हमारा कुछ ज़रा रात का टाइम है। आज वो हमारे साथ हैं। आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना फैसल जी। रुबीना, वेलकम वेलकम। कैसी थैंक यू सो मच जी। आप बताइए सबसे पहले तो कि कैसा मौसम है उधर मिसिसागा में? मिसिसागा में कम ही निकलते हैं बाहर, लेकिन ये है कि कोरोना की वजह से, मगर अच्छा है, सनी है काफी। टेम्परेचर आज मेरा है 40 है, और शाम बड़ी प्लेजेंट होती है। 5 बज रहे हैं इधर, और तकरीबन 8 बजे थोड़ी ठंडी हवा चलनी शुरू होती है, तो 8 से 9, 9 से 10 बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। तो गर्मी है जी, सारी दुनिया की तरह यहाँ भी। और लॉकडाउन भी है ना? हाँ जी, लॉकडाउन भी है, लेकिन अब चीजें खुल रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया होगा, जैसे इंग्लैंड में भी हो गया। तो जनाब, आपको हम अगेन बहुत खुश आमदीद मैं कहूँगी। आप हमारे साथ शामिल हैं, और टीवी जैसे यहाँ पे इल्मी, अदबी और इस तरह के हम शोज करते रहते हैं, तो हम बहुत खुश हैं आज। और गिमी टीवी के व्यूअर्स बहुत खुश हैं कि आज एक हमारे साथ बहुत सारी जहतों की मालिक, एक एम्पावर्ड वुमन, जो कि बहुत सारे, जिन्होंने जिंदगी के इतने ज्यादा चीजों को एक्सपीरियंस किया। तो हम चलते हैं थोड़ा सा लाहौर की तरफ, क्योंकि आप लाहौर से कनाडा आई। तो पहले आप थोड़ा सा बताइए कि, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद बताएंगी कि आपने कैसे वहां से पहले ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद जैसे आपने मास्टर्स किया। तो प्लीज। जी, मैंने ग्रेजुएशन जो है वो हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया, बीकॉम। उसके बाद फिर चूंकि मेरा ख्याल है अंदर कहीं कीड़ा था लिटरेचर का, तो मैंने बीकॉम में उससे पहले एफएससी किया था, साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े, फिर अकाउंटिंग ऑब्वियसली बीकॉम में होती है। तो लेकिन मुझे ये था समहाउ कि मैं मिसफिट हूँ, तो उन्हीं दिनों मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया था, उर्दू लिटरेचर। और उसके बाद फिर जो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सोचा कि मुझे, यानी अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती थी, जैसे जो भी, जैसे सादत हसन मंटो के पढ़ रहे हैं या कुछ भी, उज़्मा कृष्ण चंद्र को, तो मुझे लगता था जैसे मैं उस टाइम में पैदा मुझे होना चाहिए था, मैं अब क्यों पैदा हुई हूँ। यानी मुझे उतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी चीज़ें। तो उसी वक़्त मैंने छोटा-मोटा लिखना शुरू किया, लेकिन कॉलेज के कभी मैगज़ीन में छपने नहीं दिया, मगर वहाँ पे 1-2 फ्रेंड्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व किया, लिटरेचर में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में क्यों ना चली जाऊँ, मैं क्यों बीकॉम वगैरह करूँ। तो फिर मैंने एफसी कॉलेज और जीसी में अप्लाई किया। मुझे पता था पंजाब यूनिवर्सिटी में तो ज़ाहिर है बीए में आपका मेजर नहीं था लिटरेचर, तो वो नहीं, मुश्किल था। तो मैंने एफसी में भी मुझे ऐसे ही था कि बस पता नहीं होता है एडमिशन या नहीं। और मैंने बीकॉम और एमए के दरमियान जो एडमिशन का टाइम होता है, उसमें फिर मैंने बीए किया, उसमें मैंने ये लिटरेचर पढ़ा और जर्नलिज्म पढ़ी, और पर्शियन, पंजाबी ऑप्शनल कुछ ऐसे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे इंटरेस्ट के थे, हर किस्म का लिटरेचर और जर्नलिज्म। तो वो मैंने मेरा 20-25 दिनों में पढ़ा, और मैंने इतने नंबर ले लिए कि फिर मेरा एफसी कॉलेज में आराम से एडमिशन हो गया एमए इंग्लिश में। सही जी, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी मुझे मायूसी हुई एजुकेशन के सिस्टम के हवाले से, कि जो आपको इंटरेस्ट मेरे थे लिटरेचर में, वो कम होने लग गए। उसकी वजह ये थी कि जब आपको एज अ यानी टीचर इंटरेस्टिंग वे में आपको लिटरेचर में इन्वॉल्व नहीं करते। मेरा ख्याल है कि जो मैंने यहाँ देखा कि अगर किसी को जिस चीज़ का शौक है और पैशन है ना, तो
अकॉर्डिंगली उसकी वो चीज बाहर जरूर निकलती है। मेरी दबनी शुरू हो गई। मैं वो वाहिद टाइम था जिसने लाइब्रेरी में जाना छोड़ दिया। छोटी सी लाइब्रेरी एफसी कॉलेज की है, चर्च के साथ होती थी। तो जाते थे तो बस वो यही कि नोट्स बनाओ, रट्टे मारो, और वो रट्टा सिस्टम। और जिस लड़की ने टॉप किया और गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरी फ्रेंड थी, लेकिन वो ऐसा रट्टा मारती थी कि उसको एक एक लफ्ज याद होता था। तो मेरा जहन ये चीज तस्लीम नहीं करता था कि मैं लिटरेचर में रट्टा लगाऊं। तो मुझे होता था कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें दें, कोई ऐसी असाइनमेंट्स दें जिससे हमारे अंदर जानने की और हम और डिग करें इस चीजों को। लेकिन वही वो रट्टा मारो और नंबर आएंगे, नहीं मारो तो अब वो पास होने का इशू हो जाता था। पास नहीं हो तो घर वालों से डांट पड़ी कि जी तुमने पहले अपना करियर तबाह किया, डॉक्टर नहीं बनी, फिर वो नहीं बनी, सीए नहीं किया, तो अब ये भी नहीं करोगी। तो फिर वो उस चक्कर में बंदा पढ़ता ही जाता है। तो बीच फिर के बैंकिंग के कंपटीशन के एग्जाम्स आए, पंजाब बैंक के, मेरा ख्याल है वाशिफ की शायद ये वाहिद क्रेडिट है जो हम उसको दे सकते हैं कि 7 बैच तक, मेरा लास्ट बैच था 7th बैच तक, टोटली मेरिट पे लोग सिलेक्ट होने हुए। ठीक, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते थे और कंपटीशन का एग्जाम होता था। तो वो मैंने वैसे ही जाके लिख दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन हो गई। और वो ट्रेनिंग वगैरह हुई। तो वो पार्ट 1 में मैं थी अभी एमए इंग्लिश के। तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, बस एमए इंग्लिश करके क्या करना है, तो अब ये बैंक की जॉब मिल रही है तो उसको छोड़ो और ज्वाइन कर लो। तो मैंने बैंक दिखाया, ज्वाइन कर लिया। मुझे तो मैं आगे कर सकती थी, लेकिन मेरी मदर को था कि जॉब्स मिलती नहीं है, तो अब मिल गई है तो करो। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। लेकिन साथ ही मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट करना है। उधर पंजाब बैंक में ये कर रहे थे, बैंकिंग यानी ट्रेनिंग, उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते थे, वो 2-3 महीने की होती है। उसके बाद साथ ही ये हमने इंग्लिश के पार्ट 2 के पेपर वो एनुअल में नहीं दिए, फिर वो सप्ली में जाके दिए कि वो भी डिग्री लेनी है। तो डिग्री का बड़ा शौक होता था। तो साथ ही बैंकिंग का भी डिप्लोमा, डीआईबीपी होता है स्टेट बैंक का डिप्लोमा बैंकिंग का, वो भी पार्ट 2 कर लिया। कि पार्ट 1 किया कि वो भी पंजाब बैंक में इंसेंटिव था कि आप अगर करते हैं तो सिर्फ इंक्रीमेंट्स नहीं लगती थी, वो पूरा आपका ग्रेड ही बढ़ जाता था। जैसे ग्रेड 3 गए थे तो एग्जाम देते ही, पार्ट 1 देते ही ग्रेड 2 हो गए। तो वो ग्रेड 2 और फटाफट ही सारा कुछ कर लिया। मेरा ख्याल है मैंने बहुत जल्दी कर लिया, इसलिए अब मैं रेस्टिंग मोड में आ गई हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये तो हो गया पाकिस्तान और लाहौर का आपका जर्नी। तो फिर लाहौर से बहुत मजे की बात है ना। देखिए, आपने पंजाबी लिटरेचर भी पढ़ लिया, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ लिया, उसके बाद आपने जर्नलिज्म भी कर लिया, पर्शियन भी पढ़, तो कुछ जो आप करना चाह रही थी वो सब कर लिया। अच्छा, वहां से फिर आप कब फ्लाई की कनाडा के लिए? ये पूरे, अगर आप 28 जून को मेरा इंटरव्यू करती तो फिर पूरे 20 साल हमें हो गए थे। अरे मुझे पता नहीं था, वरना मैं 20 जून 2000 में हम आए थे। मेरे तब 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, बड़े जो हैं, फिर जो अब बड़े हैं उस वक्त छोटे-छोटे थे। तो जी, तो वो 20 साल ऑलमोस्ट हमें हो गए इधर आए हुए कनाडा में। वो मेरा मुशर्रफ ने कू किया था, तो उस वक्त इससे रिलेट करती हूँ मैं हमेशा। चले, अब मतलब वहां पे वो हो रहा था तो आप उधर से फ्लाई करके आप इस तरफ आ रहे थे। अच्छा, फिर आपने तकरीबन कोई 250 एपिसोड्स किए हैं वीकली टेलीविजन प्रोग्राम की, जो रावल टीवी से, मिसिसागा से टेलीकास्ट हुए। और उसके बाद आपने और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी किए, जैसे बहुत सारे इश्यूज जो कि यूजुअली कॉन्फ्लिक्टिंग जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी आपने बात की। तो ये इतनी करेज कहाँ से आ गई? करेज मेरा है पैदाइशी होती है, और इसको करेज भी नहीं कहते। आजकल के जमाने में सारे डिक्शनरी में रहना चेंज हो गई हुई है, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। तो ये बेवकूफ़ियाँ मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ और डांटे भी खाती आ रही हूँ। क्लास में भी किसी को ऐसी बात कह देती थी जो नॉर्मल बच्चे नहीं कहते टीचर के सामने। लेकिन अगर लगता था कि ये टीचर ये बात उस वक्त तो ये कर रहा था, अब ये कर रहा है, तो वो खड़े होके बस बोल देती थी। उसके बाद जो होता था वो देखी जाती थी। तो फैमिली में भी ऐसे ही होता है कि
मेरे अब्बू मुझे कल परसों ये बात कर रहे थे कि बस तेनू ऐ नहीं पता चलता कि कितने की बोलना है और फिर बोल देती हो बस जो तुम्हें सही लग रहा होता है। तो फिर ये करेज इसका ये था कि मुझे था कि कौन बोलेगा, यानी अगर हम नहीं बात करते, एक होता है एक ना फैशन बन जाता है क्राउड का पार्ट। जैसे सपोज आज हम कहते हैं कि इमरान खान को गाली देना फैशन बन गया हुआ है, उससे पहले इमरान खान की फेवर फैशन था, या पाकिस्तान को गाली देना फैशन है, कायदे आजम को गाली देना फैशन है। यानी जो लोग ये काम करेंगे वो लिबरल्स, पढ़े लिखे और मॉड स्क्वाड कंसिडर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जब टोरंटो आए तो ये एक माहौल था यहाँ पे कि बस पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करनी है, उसकी एग्जिस्टेंस के, उसकी बेसिक्स के। अच्छा, आपने, सॉरी टू कट यू, आपने ये एक्सपीरियंस किया जब आप कनाडा में? जी जी जी। अच्छा, इस पे हम बात और भी आगे करेंगे। जी 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 जी, नहीं आप करें, क्वेश्चन करें, मेरे लिए इजी होगा बल्कि। अच्छा, वो इसलिए कि ये जो आप बात कर रही हैं कि क्या ये जरूरी है कि हम दूसरे कंट्रीज में आके अपने ही मुल्क की बुराइयां करते रहें? क्या जी, वो हम, जी, हमारे लिए, हम जिस मट्टी से आए हैं, हम जिस भी इस यूरोप में या जिस कंट्री में भी हम रह रहे हैं, जी, इंक्लूडिंग, तो क्या हमारा रिश्ता उस मट्टी से, उस मुल्क से खत्म हो जाता है? क्यों ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को हम लिबरल लोगों का क्यों टैग लगाते हैं? वो किस तरह से लिबरल, मतलब सही और गलत की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक और बात है, और बात है जी। लेकिन उसमें आप एक कंस्ट्रक्टिव बात करना भी एक अलग बात है। जी लेकिन उसकी बुराइयां ही करते रहना, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा घर है और जी हम घर में अपने बच्चों को ठीक ना करें, अपने घर के बड़े जो हैं वो भी कुछ, उनसे भी कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हम उसको आराम से तरीके से बात करते हैं। ये तो नहीं हम करते कि नहीं जी हमारा घर जो खराब है तो हम उसके लिए झंडे लगा के बताना शुरू कर दें पूरी दुनिया को। जी जी, अनफॉर्चुनेटली जी जी, जी, अब मैं अनफॉर्चुनेटली जवाब देना चाहूंगी। जी जी जी, ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली हो रहा है इधर भी और काफी जगहों पे भी। और सफदर हमदानी साहब के साथ भी दोस्ती की यही वजह थी कि वो प्रो पाकिस्तानी और अपने इस तरह के लोग बहुत कम अब मिलते हैं जो फ्रंट पे हैं या कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नॉर्मली ये लोग पीछे हट गए हैं। और मेरी ये टॉक शो करने की वजह तो खैर, कुछ स्टार्ट करने की वजह तो कुछ और थी। मैं यहाँ के सोशल इश्यूज पे बात करना चाहती थी जो पाकिस्तानी या हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी को जो इश्यूज हैं उन पे कि वो बात हो। लेकिन वो चलते चलते ऐसा माहौल बन गया कि हर बंदा यहाँ पे जो भी टॉक शो कर रहा था उन दिनों में, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात जाके खत्म होती थी। तो वो जाहिर है कि हम भी इसी चीज की फेवर में हैं कि ह्यूमन राइट्स तो पहली मेरी प्रायोरिटी होती है। लेकिन मैंने ये देखा कि ह्यूमन राइट्स में भी इन्होंने सेग्रीगेशन की हुई है कि अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसी बात होती है चाहे छोटी सी, तो उसको बहुत बड़ा इशू बना देते थे हमारे कम्युनिटी चैनल्स भी। और फिर कम्युनिटी चैनल से बाहर निकलते निकलते मेन स्ट्रीम में चली जाती थी। तो वो अजीब ऐसा लगता था कि पाकिस्तान पता नहीं क्या चीज है। कंट्रास्ट में अगर इंडिया में या किसी और जगह कुछ हो रहा होता था, इवन पैलेस्टाइन में, तो वो लोग खामोश, इवन कश्मीर के इशू पे। अब कश्मीर से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहीं हो रही है। तो उस पे तो मुझे ये समझ नहीं आती थी। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त इंटेलेक्चुअल्स जो अदबी हवाले से दोस्त थे, और इसके बाद दोस्तियां खत्म हो गई, कि मुझे यही नहीं समझ आती थी कि खून का रंग या खून कैसे डिफरेंट हो सकता है। अगर आप बलूचिस्तान में बात कर रहे हैं, अगर आप इस पाकिस्तान के किसी भी जगह पे कुछ भी होता है, माइनॉरिटीज का कत्ल हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई भी बात होती है, हम उस पर खुल के बात कर रहे हैं। लेकिन यही बात अगर उससे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज्यादा इंडिया में या कहीं और कुछ हो रही है, तो आप उस पर खामोश कैसे हो जाते हैं? तो वो इस इशू पे मुझे फिर इख्तलाफ होना शुरू हुआ। फिर मुझे लगा कि एक तो ये कि पाकिस्तान आर्मी को भी गालियां देने का एक बहुत फैशन है। वो ठीक है, मैंने खुद प्रोग्राम्स किए हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, जिसमें 1971 65 में जो जो मिस्टेक्स हमारे थी वो हैं। लेकिन अब आप उसके मुकाबले में आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप देखें इंडिया कितनी बड़ी जमहूरियत है, लेकिन आपने ओमपुरी का हशर देखा था, उसने क्या कहा था? उसने सिर्फ ये कहा था ना कि ये अदाकारों को कुछ ना कहो, मेरे लिए पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश सब अदाकार बराबर हैं, मुसलमान को कोई कुछ ना कहे। तो उस इतनी सी बात पे कि जो तुम पाकिस्तान को क्यों, वो बेचारे को हार्ट अटैक इन्होंने करवा दिया
पीछा नहीं छोड़ा। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जब ये इजाजत नहीं देती कि उनकी आर्मी को किसी पे कोई बात करो। हमारे क्या होता है कि कोई चीफ आर्मी स्टाफ उस वक्त वो जो पाशा साहब थे, वो हामिद मीर साहब पे उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उसके बावजूद, इतनी लिबर्टी के बावजूद लोग ये कहते थे। और फिर ये जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, ये भी खुलेआम इनको हमारे टीवी पे, जियो वगैरह पे दिखाया जाता था। तो मैं ये कहती थी कि इतना खुला तो कोई भी नहीं दिखाता, अमेरिका भी नहीं कभी दिखाए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तो अब फिर आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और पाकिस्तान में ये हो गया तो वो हो गया। तो इस शोर शराबा और इस मुनाफकत से मुझे बड़ा वो था, और मुझे ये स्टेप लेना ही पड़ा। मैं जो है ना कि ये सूट नहीं चीजें कर रही थी एज अ वुमन और एज अ मदर, क्योंकि गालियों के मैसेजेस बहुत नीचे देते हैं और इतनी गंदी देते हैं, और हमें पता होता है कि अपने ही दोस्त जाली आईडी से दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बड़ा मुश्किल था। बच्चों को तो हमारों को नहीं पता ना कि ये क्या बात है। वो तो जो नीचे गंद लिख रहे हैं लोग, वो कहेंगे कि ये हमारी मदर क्या करती फिर रही है। तो वो सारी चीजों को करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने किया, मुझे जो ठीक लगा। और तारीख को मैंने सिर्फ उस हवाले से नहीं पढ़ा जिससे ये लोग पढ़वाना चाहते थे। मैंने तारीख, पाकिस्तान की तारीख को अपने हवाले से पढ़ा। मैंने सिर्फ वो राइटर्स नहीं पढ़े जो ये लोग कहते हैं कि पढ़ो। ना मैंने वो मुतालिया पाकिस्तान पे सिर्फ डिपेंड किया जो पाकिस्तान में टोटल वन साइडेड है। वो भी गलत करते हैं पाकिस्तान में बैठ के भी, हिस्ट्री को जो खेल कर रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं, जो उसके लिबरल्स के और स्कॉलर्स बड़े बड़े, उनका जो है ना ये दोनों साइड्स को रख के तो फिर तो करेज जो है वो तो फिर ऑटोमेटिकली खुदा दे देता है जब आप कुछ सोच लेते हैं। बहुत, आई रियली सल्यूट यू ऑनेस्टली। आपका ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में भी बहुत सारी आपने डिस्कशन उनके बारे में, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में, कितना कुछ आपने काम किया जो कि आप क्रेडिट में है। तो और आपने गैर जानबदारी से काम सारा जो आप जैसे बता रहे हैं आपने अब, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, इसमें कोई शक नहीं। ख़वातीन हज़रात, मैं ये भी आपको बताती जाऊं कि उन्होंने बहुत सारे, शी इज अ कॉलमनिस्ट, कॉलम भी लिखती हैं, और पाकिस्तान के न्यूज़पेपर नवाई वक्त का एक बहुत बड़ा नाम है, और वहाँ इन्होंने 300 से ज्यादा कॉलम्स लिख चुके हैं। और मेरा ख्याल है रुबीना, आपका फिर आपकी बुक भी आई है इस सिलसिले में? जी जी, मेरी 4 बुक्स आ चुकी हैं अभी तक। पहली तो कॉलमों की किताब थी, रोटी खाती मूर्तियाँ। जी, उसपे सफदर हमदानी साहब का, लिगत साहबा का था, रिव्यू भी था। तो वो जी एजाज की बात है। उसके बाद जो है वो दूसरी फिर अफसानों की किताब आई, ख्वाब से लिपटी कहानियाँ। अब उसमें मैंने वो अफसाने लिखे। कई दफा ये होता है कि आप कॉलम में भी बात कर देते हैं, लेकिन आपको ये होता है कि वो बात जरा ज्यादा और आगे जाए। उसमें अब जैसे हलाला जैसे मौजू पे मैंने कॉलम लिखा, जिसकी जी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। कॉलम पहले लिखा, फिर मैंने उसको अफसाना लिखा, और वो रियल स्टोरी बेस्ड है। यहाँ मिसाका में प्रैक्टिस हो रही थी। तो जब मैंने कॉलम लिखा तो लोगों ने क्वेश्चन किए फेसबुक पे मुझे। मिसाका के लोगों ने कहा कि जी आप मौलवी का नाम बताएं। और मैंने कहा मिसागा में रहने वालों को तो पता है, हर एक को पता है। दूसरी बात है कि या तो वो जो केस लोग होते हैं, जो विक्टिम होते हैं मियां बीवी, वो इस चीज को हाइड करना चाहते हैं। तो हम इस चीज को अगर मैं ओपन कर देती हूँ तो वो मेरे पीछे आकर कोई नहीं खड़ा होगा, तो मैं पागल हूँ। तो यानी बेवकूफ हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि यानी आप अपनी बात को आप खुद ही, और उर्दू पे कॉलम है तो आप कैसे कह रहे हैं कि जी हम इस्लाम को बदनाम करें। इस्लाम का तो ताल्लुक ही नहीं है इस चीज से। इस्लाम को तो मिसयूज वो लोग कर रहे हैं जिनको मैं एक्सपोज कर रही हूँ। और हम ये कैसे कह देते हैं कि एक मौलवी साहब जो है या एक मस्जिद जो है वो पूरा इस्लाम है। वो मौलवी भी उस तरह एक गलत प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे एक डॉक्टर कर सकता है। तो अगर डॉक्टर को हम एक्सपोज करेंगे तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरा मेडिकल प्रोफेशन खराब है। तो ये बात मैंने नहीं, मैं पीछे हटी। मुझे यहाँ पे कहा, मैंने उसका स्टेज अफसाना लिखा, फिर उस अफसाने का थोड़ा सा स्टेज प्ले हमने इधर किया। और वो भी पाकिस्तान में यहाँ पे एक एरिया है थॉर्नक्लिफ, उसको इस्लामी जमहूरिया थॉर्नक्लिफ कहते हैं। ज्यादा पाकिस्तानी इतने हैं कि उसका नाम ही ये पड़ा हुआ है। उधर
वहाँ के कम्युनिटी हॉल में जाकर मैंने ये स्टेज ड्रामा करवाया था बुक लॉन्च के साथ ही। तो मुझे कहा कि जी ये मौलवी जो है ये आके आपको तंग करेंगे और इस तरह के। मैंने कहा मैं उनके क्वेश्चंस के जवाब दूंगी, वो अगर वो बोलना चाहेंगे तो मैं मुझसे बात करें वो। तो ये होता है बजाय इसके कि मैं अब इस अफसाने को यहाँ की मेन स्ट्रीम में, मैं राइटर का ग्रुप है वहां पर मैं कभी कभार जाती थी, तो एक मैंने ट्रांसलेशन करके थोड़ा सा मैंने ब्रीफिंग ही दिया कि इसमें ये है। वो भी एक फ्रेंड ने कहा कि इसने ये अफसाना लिखा है तो ये आपको बताएंगी, तो वो मैंने बता दिया, लेकिन वो बड़े एग्रेसिवली उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे थे और उसको करना चाह रहे थे। मैंने उस पर नहीं उनसे बात की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेन स्ट्रीम में इसको ये कहा जाए कि ये इस्लाम है, ये बदनामी है ना इस्लाम की। तो ये हमारे यहाँ पर अक्सर लोग जिनको इस बात के पैसे मिलते हैं वो इस्लाम की इस तरह की चीजें जो मौलवी की मेल प्रैक्टिसेस हैं वो इस्लाम बना के मेन स्ट्रीम में अपने लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आप ऑथेंटिसिटी से बात कर रही हैं कि वाकई? जी, यहाँ पे वो नाम सबको ही पता है, 2-3 नाम है, काफी मशहूर है, पूरी दुनिया में उनका तो पता है। फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता? आप देखें कि एक्शन अपनी पाकिस्तानी जो मुसलमान कम्युनिटी है वो थोड़ा बहुत ये अपने तौर पे उनको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि उनको इस चीज के भी पैसे मिलते हैं। अगर हम उनके बॉल पे जाके उनको अपोज करते हैं या उनको गालियां निकालते हैं, जैसे लोगों ने यहाँ पे रोक के उनकी गाड़ी पे पत्थर बरसाए, तो ये भी उनकी शोहरत हो जाती है और वो इस बात के भी दूसरे बंदों से लोगों से पैसे ही लेते होंगे कि जी ये देखें जी हम इतना इनको हमने गुस्सा दिला दिया या प्रोवोक कर दिया है, कामयाब है। आई गॉट इट। हाँ, तो वो भी इसलिए उनका नाम ये बगैर कि उनको पैरेलल आप काम करते जाएं वो ज्यादा बेहतर है। तो पैरेलल काम ये मैंने उनसे मेरी डायरेक्टली बात खातून है उनसे हुई, तो मैंने कहा कि जो आप ये पाकिस्तान में किसी छोटे से गांव में मौलवी ने ये कह दिया कि जी फलां सब्जियां या फल जो है वो औरतों को पकड़ने मना है क्योंकि इनकी शबी अज़ा से मिलती है। तो मैंने कहा ये बात पाकिस्तान के किसी बहुत थर्ड क्लास मौलवी ने वहां बैठ के किसी गांव में की है, आप अगर उसमें मेन स्ट्रीम में जाके इंग्लिश में इंटरव्यू दे रही है उस बात, बजाय इसकी आपने ये करी होनी चाहिए जैसे मैंने किया। मुझे हलाला पे एतराज है, बड़ा सख्त एतराज है, तो मैंने मौलवियों की गढ़ में जाके प्रोग्राम किया, उनसे बात की, उनको कन्वे किया, अपनी कम्युनिटी को मैसेज देने की कोशिश की कि ये चीज गलत प्रैक्टिस है, ये ऐसे नहीं आप इस्तेमाल हो। तो वो आप आपको लगता है कि इस्लाम में ये चीजें मिसयूज हो रही हैं, तो आप उन मौलवियों के दरमियान में जाके बात करें, आप अपनी कम्युनिटी को टीच करें, बजाय इसके कि आप इंटरनेशनल, ये तो पैसा कमाने का शॉर्टकट है ना। तो ये सब चीजें जो हैं, तो वो अफसानों की किताब थी, उसमें और भी इस तरह के काफी अफसाने। अभी जो मेरी रिसेंट किताब आई है गुमशुदा साए, उसमें मैंने फिर वो जो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पे गलत काम हो रहा है उस पे एक अफसाना लिखा। यानी ये नहीं कि सोशल इश्यूज पे, मैं मजहब के नाम पे जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको भी एक्सपोज करना, वो भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक जिहाद हो, ये जिहाद है कि आप गलत प्रैक्टिस, ये आप इस तरह से जहाद बिल कल्म कर रही हैं जी कल्म के जरिए। जिहाद तो यही है ना, आज के दौर में यही जिहाद है ना कि आप गलत को गलत कहें, आप बजाय डर के या कुछ करें। मैंने जब ये ब्लास्फेमी पे प्रोग्राम भी किया था तो मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जाएंगी तो ये मसला होगा, वो मसला होगा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अब ये हलाला वाला जो अफसाना है, ये अभी ये जो मैंने लिखा है, एक और कलीसा मेरे आगे, उसमें भी जो मौलवी मस्जिदों के नाम पे गलत फंड्स ले लेते हैं, फिर इस तरह के कई टॉपिक्स। लेकिन मुझे इतनी हैरत हुई कि पाकिस्तान में इसको बड़ा वेल रिसीव्ड किया गया। कोई ये नहीं, कॉलेजेस में भी बुक लॉन्चेस हुई, जीसी कॉलेज में और एक दो और में, और ये लाइब्रेरीज में हुई और घरों में हुई, छोटी छोटी महफिलों में लोगों ने किताब इंट्रोड्यूस करवाई, पढ़ी, लोगों ने अफसाने देखे, स्टूडेंट्स ने देखे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो ये क्या, सबने कहा कि वो अच्छा हाँ ये गलत हो रहा है, ये आपने बहुत अच्छा किया लिख के। यानी अभी ये नहीं हम कह सकते, इवन पाकिस्तान में ज्यादा मुझे बेहतर टॉलरेंस नजर आई बजाय यहाँ की। यहाँ पे तो लोग जो ज्यादा लिबरल बनते हैं, आप उनके एतकाद के खिलाफ इधर से उधर तो बात करके देखें, वो आपको इतनी गंदी गंदी गालियां देंगे और फिर कहते हैं जी वो बुनियाद परस्त मौलवी गलत है। वो तो गलत है ही, वो तो पढ़े हुए नहीं है ना, उनको तो आप, लेकिन आप पढ़ लिख के आप क्या कर रहे हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में चलना, इट्स रियली हार्ड। बहुत बहुत बड़ी बात है, आप बहुत एम्पावर्ड लेडी हैं
दो आपने खुद ही बात बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में चलना। जी देखिए असल तो यही बात है, एक एक्सट्रीम है, दूसरी एक्सट्रीम है, आप अपना बीच में से रास्ता बनाते जाएं और निकलते जाएं जी और जो अपनी पॉजिटिव अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है वो करते रहें। जी बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके रुबीना। हम जी इम्प्रेस कि आपने जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी बात आपकी आपसे मुझे मिली और हमारे व्यूअर्स को भी मिली कि आपको पाकिस्तान में इसका एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला आपके अफसानों के हवाले से। जी इसका मतलब है कि अवेयरनेस हो रही है, और जी मकसद तो हमारा अवेयरनेस ही अपने नए बच्चों को या एक सही बात ही बताना है ना। जी उसमें मकसद नहीं है कि हम कोई किसी किस्म का पैसे जी लेकर एजेंडा पूरा करें, तो ये तो हर बंदा अपना लिए खुद ही जवाबदेह होगा। हाँ बिकॉज जी आई डू बिलीव कि इसी दुनिया में मुकाफाते अमल होता है, आप जो करेंगे वही आपको दैट विल कम बैक टू यू, जी जी बंदा कुछ भी करे। जी अच्छा, आप कितना लगाव है आपको शायरी के साथ, ये तो बताइए सर। शायरी के साथ मुझे इतना लगाव नहीं है मैं अच्छा। जरा नर्सरी टाइप का बंदा हूँ। मेरे से नज़्में भी मैंने नर्सरी ही लिखी हैं, वो जो मेरी किताब भी आई ऐसा ज़रूरी तो नहीं, उसके पीछे भी एक रीज़न थी। उन दिनों मैं खुद एक ट्रॉमा से गुजर रही थी, सिस्टर की डेथ, और ये और मुझसे लिखा नहीं कुछ जा रहा था सही तरह। आई एम सो सॉरी टू हियर जी, जी। और मेरा यानी वो जिसको मैंने सुना ही था कि लोग डिप्रेस होते हैं, कभी अपने ऊपर ये चीज़ मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि मैं लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन देखे, लेकिन ये है कि कभी मुझे ये नहीं पता था कि इंसान कभी बिल्कुल एक वेजिटेबल भी बन सकता है। तो हाँ। मेरे पे कुछ जब ये कैफियत आई और मुझे लगा, तो उसमें फिर ये होता था कि मैंने ये उसको भी मैंने प्रोडक्टिव साइड पे ले जाने की कोशिश की। मैंने डिप्रेशन की एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा कि साउथ एशियन वुमेन जो इधर आती हैं, और खास करके पाकिस्तान में एक तो कल्चरल डिफरेंस होता है, दूसरा यहाँ के अपनी यहाँ पे आके बाहर आप और माहौल देखते हैं, घरों के अंदर आपका माहौल सेम वही होता है। तो वो जो दो कश्तियों में फंसती है ना औरतें, उनका बड़ा बुरा हाल होता है। उसके ऊपर कोई ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाए जो बिल्कुल ट्रिगर कर जाती है, और वो आप और अक्सर मैंने देखा था कि औरतें जो है ना यहाँ पे सुनती थी कि जी डिप्रेशन की गोलियां ले रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको जरा और डिग करके देखते हैं कि ये अब मुझे अब फील हो रही है, खुद मुझ पे उतर रही है, तो ये है क्या बाकी। और ये नहीं, वो कहते हैं ना, खुद पे पड़े तो फिर दूसरों का ज्यादा एहसास होता है। तो फिर बिल्कुल। मैंने इस पे कुछ 4-5 केस ढूंढे इंडियन और पाकिस्तानी खवातीन के, ऑलमोस्ट सेम बैकग्राउंड है, बल्कि बांग्लादेश की भी खातून थी, मगर उनका ये था कि कोई भी फ्रंट पे आके स्टोरी देने को तैयार नहीं था। वो स्टोरी सुना देती थी मुझे, लेकिन वो उसको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वो नहीं इतनी कॉन्फिडेंट थी। कि बड़ी बड़ी मॉड स्क्वाड लड़कियां थी, और उनको ये था कि वो डिप्रेशन में और वो ट्रॉमा में डिफरेंट चीजें, जो एक तो ये कि वो सेक्सुअल अब्यूज का मुझे पता चला कि औरतें बहुत ज्यादा होती हैं और वो बोलती नहीं है, और खास करके उन सब केसेस में जो एक कॉमन फैक्टर था वो ये था कि बचपन में किसी अपने ने ही सेक्सुअल अब्यूज किया हुआ था। तो इस तरह की बातें, फिर ये कि फिर जो धोखा उनकी जिंदगियों में था बहुत, किसी मर्द ने छोड़ दिया, और खास करके ऐसे ऐसे स्टोरी के जी एक वक्त में मंगेतर उनको भी मैसेज कर रहे हैं और उसी वक्त में शादी भी करके रखी हुई है, यानी आदमियों की वो चीजें भी सामने आए नजर आई जो। तो मैं उस वक्त लिख नहीं सक रही थी स्टोरीज, तो मैंने यानी मेरे अंदर इतनी तवानाई नहीं थी, तो लेकिन रात को ये सब बातें मेरे दिमाग में रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। तो फिर मैंने ये छोटी-छोटी नज़्में, ये जो ऐसा ज़रूरी तो नहीं मेरी नस्री नज़्मों की किताब है ना, इसमें वो जितनी भी नज़्में हैं वो बेसिकली स्टोरीज़ हैं। नॉर्मली तो लोग शायरी करते हैं ना जो खुद उन पे उतरती है, जो उन पे बीती हो ज़्यादा। तो ये मैंने एक किस्म की कहानी, दूसरों की कहानियों को नज़्मी उसमें नस्री नज़्म में समोने की कोशिश की, और वो ऐसे बस ज़हन में आ जाती थी। हालाँकि बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मगर मैंने लिख दी, उसका मुझे पता लेकिन बहुत है। अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, मैंने सारी पढ़ी हैं आपकी। अच्छा, अच्छा। आप उसमें से कोई सुनाए ना, कोई कोई मैं सुनाए, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा ना कि आपकी लिखी हुई चीज हम आपके ही जबानी सुने तो। जी, मैं चले ये जो सफ़ा खोला है इसी में जो भी नज़्म सामने आई है ये जी सुनाती जी, हूँ। इरशाद इरशाद। नामुकम्मल तख्लीक़ात। हम्म। दिल में उतरी हुई वो बातें, जो आँसुओं में ढलकर मोतियों की सूरत, आँखों में बसेरा तो कर गईं, मगर होंठों ने उन्हें कभी अदा ना किया।
वो नगमे जो कागजों पर बिखेर तो दिए गए, मगर उन्हें किसी धुन में समोया न गया। वाह। वो गजल जिसे शुरू तो कर दिया गया, मगर शायर से जिसका मक्ता कभी कहा ना गया। वाह। वो बच्चा जो माँ के रहम में ठहर तो गया, मगर कभी मुकम्मल ना हुआ और अबॉर्टेड चाइल्ड कहलाया। वाह। पाँव के बगैर गजल, सर कटी कहानी और अधूरी नज्म, गैर मतबुआ किताब, आधा गीत और नामुकम्मल बच्चा। तकमील की तरफ जाती ये सब तख्लीकात काफिले से बिछड़कर पहले गुमशुदा होती हैं और फिर मर जाती हैं। तो क्या ये सब ताकत के बगैर, कीमत के बगैर, बस यूं ही बिला मकसद मुंह उठाए दुनिया में आने की कोशिश करती हैं? वाह। वाह वाह। थैंक यू। वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रुबीना, आपको पता है नसरी नज्म तो आजकल बहुत, अभी नज्म के साथ नसरी नज्म जो है ये आजकल तो यूथ में ये बहुत पॉपुलर है, बहुत बहुत। खास करके इंडियंस में बहुत है यहाँ पे, जो इंग्लिश में तो ब्लैंक वर्स का बहुत ज्यादा है। और ज्यादा था पहले। किताबें इनकी कुछ खवातीन की छपी हैं, उन्होंने मिलियन बिलियन का बिजनेस करती हैं यहाँ पे यही ब्लैक वर्स में। लेकिन अभी पाकिस्तान में वो गजल पे ही ज्यादा, जो गजल कहे वही शायर होता है। नहीं, लेकिन अभी चल पड़ा, बहुत ट्रेंड है, बहुत हाँ ट्रेंड। जी, अब लोग समझते हैं इसको। हाँ जी। हाँ, मैंने बल्कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक बहुत यंग नौजवान जो हैं वो सोलिसिटर हैं, वो भी बहुत अच्छी नसरी नज़्म कहते हैं, मुजम्मिल मुख्तार, तो वो उनका भी बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत कहते हैं, इंग्लैंड में भी बहुत अच्छी नसरी नज़्म। तो जनाबी वाला टाइम हमारे पास रह गया लास्ट मिनट, और आपका बहुत मजा आया, कितनी आपने सच्ची बातें की और कितने बोल्ड सब्जेक्ट पे आपने काम भी किया है, और आप इसी तरह काम करती रहें। आपने बिल्कुल, जितनी आप जुर्रतमंद हैं ऐसी ही जुर्रतमंद आपने आगे भी रहना है। आप और काम कर लें तो गिमी टीवी एक मरतबा फिर आपको बुलाएगा आपके और काम की वजह से। तो आप कोई मैसेज देना चाहें रुबीना इस प्लेटफॉर्म से? जी, अभी मैं वही कह रही थी आपसे कि अभी मैं नॉवल लिख रही हूँ, जब वो कंप्लीट होगा तो फिर वो उस पे भी मैं बात करूँगी। बिल्कुल। जी, मैसेज यही है कि बस क्राउड के पीछे लग के तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अपना बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बुक्स को बहुत पढ़ें, हिस्ट्री की पढ़ें, मतलब अपना शौक इंसान को पता होना चाहिए कि मुझे क्या शौक है। तो हमारे ये हो रहा है कि व्हाट्सएप के मैसेजेस और वो छोटे-छोटे वो जो मीम्स आ जाते हैं, उसको ही एजुकेशन आजकल समझा जा रहा है। तो अब बुक्स पढ़ें और अपनी राय खुद रखें, गलत है सही है वो वक्त आपको साबित करेगा। आपने किसी के पीछे लग के हजूम का हिस्सा नहीं बनना होता। तो वो लोग परेशानियां बहुत उठाते हैं, चाहे फैमिली में हो, फैमिली में भी आपको पता है अगर जो बंदा फैमिली पॉलिटिक्स से लड़ लेता है वो दुनिया की किसी भी पॉलिटिक्स से लड़ लेता है। तो फैमिली के लोगों के लिए भी मैसेज है जो खवातीन फैमिली के अंदर है कि अगर आपको बात ठीक लग रही है और आपको पता है कि 4 लोग इसके खिलाफ भी हैं, आप तरीके से, बदतमीजी की जरूरत नहीं है, अपनी बात पे कायम आप रहें। तो वक्त साबित कर देता है। और बस ये मैं तो ये कहती हूँ जो आपका अपना सच है उसको उस पर तलाश करें, उसको किताबों में ढूंढें, उसको माहौल में ढूंढें, अपने अंदर ढूंढें। किसी और से ना अपनी जात को कंपेयर करें, ना किसी के हालात से कंपेयर करें। आप हैं और आपको अपना सच खुद ही ढूंढना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रुबीना, आपने इतना अच्छा पैगाम दिया है, और यही पैगाम आज गिमी टीवी से जाएगा कि वाकई क्राउड के साथ चलना बहुत आसान काम है, भेड़चाल बनना बहुत आसान काम है, लेकिन मुश्किल रास्ता और सच्चा जो रास्ता होता है ना, अल्टीमेट वही असल रास्ता होता है। और आपने जिस तरह से खवातीन को एम्पावर करने के लिए, और मैं क्योंकि हम 2 खवातीन बैठी हैं तो मैं बहुत आपकी थैंकफुल हूँ है, और हमें एक अच्छा और दोस्त मिल गई, एक अच्छा साथी मिल गई, और हमारे बहुत अच्छा लगा आपसे। सफदर हमदानी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने आपसे मिलवाया। उस्ताद जो होते हैं ना वो अच्छे शागिर्द दुनिया में जहाँ जहाँ बिखरे पड़े हैं ना उनको मिला,
जोड़ने का ही काम करते हैं। आजकल आपको आपकी बात याद दूं, ये भी एक बड़ी बात होती है कि कोई किसी को किसी से अच्छे रेफरेंस में मिलवाता भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने एक और सच्ची बात कर दी, और लोगों के अच्छे या बड़े कदावर शख्सियत होने का मायार यहाँ से पता चलता है कि आपको किस तरह से मिलाता है। तो इंशाल्लाह हम आप जिस तरह से मिले हैं इसी तरह ये कारवां चलता रहेगा, और हम अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, जहां हम रह रहे हैं, ये भी हमारा मुल्क है, जहां हमारे बच्चों ने पैदा हुए, जहां इन मुल्कों के लिए भी हम एक अपनी एक सोच लेके, सच की सोच लेके उसी तरह काम करते रहेंगे, और इन सोसाइटीज में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और अपने वतन की मिट्टी के साथ भी अपनी पूरा खलूस और सिंसेरिटी रखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू लॉट्स, थैंक यू।